आगे बढ़ते हैं कि ये अभिक्रिया जो हुई इसमें आप कैसे आपने पूरी प्रोसेस को समझा। उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताएं होती है, जैसा स्थूल के आंतरिक भाग में नहीं है। यह संयोजकताएं रासायनिक आकर्षण बलों के लिए स्थान उपलब्ध करवाती हैं। जब कोई गैस एक ऐसी सतह के संपर्क में आती है जिसके अणु बिल्कुल शिथिल है, तो वहां पर यह कारण होने के कारण वो उसके साथ आकर बंध जाती है। ठीक है, अब यहां पर रीजन क्या बताया, इंपॉर्टेंट समझना। उत्प्रेरक की सतह पर, ठीक है, जो मैंने उत्प्रेरक लिया ना, यहां पर जो मैंने अभी आपको कैटलिस्ट बना के दिखाया था, ये कुछ इस तरीके से आपके पास में कैटलिस्ट था। ठीक है, ये बोल रहा है कि यहां पर जो फ्री वैलेंसीज होती हैं, ठीक है, अब ये फ्री वैलेंसीज कहां पर होती हैं, ये सिर्फ उसकी सतह पर होती हैं उत्प्रेरक की। अंदर आप स्थूल में जाओगे तो ये आपको फ्री वैलेंसीज देखने को नहीं मिलेंगी। ये जो फ्री वैलेंसी है इसकी, ये किस लिए होती है, ताकि यहां पर जो भी अभिक्रियक आकर अधिशोषण करना चाहे तो ये उसको क्या प्रोवाइड करवाए, अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल प्रोवाइड करे, जिसकी वजह से वो उपलब्ध हो। ठीक है, तो जब भी कोई गैस एक ऐसी सतह के संपर्क में आती है तो इसके अणु शिथिल रासायनिक संयोजन के कारण वहां बंद हो जाते हैं। इसका मतलब कि जो ए और बी आके जुड़ा ना, तो उसको फ्री वैलेंसीज मिली, अट्रैक्टिव फोर्स हुआ। ए और बी क्या थी, गैसेस थी, कैटलिस्ट क्या था, सॉलिड था। तो गैसेस ने आके उनके साथ कैसा संयोजन बनाया, एक रासायनिक संयोजन बनाया, जिसकी वजह से यहां पर अधिशोषण की अभिक्रिया पूर्ण हुई। इतना क्लियर बच्चों? चलो आगे हम बढ़ते हैं कि यदि अलग प्रकार के अणु पास पास अधिशोषित होते हैं या हो जाएं तो एक दूसरे से अभिक्रिया कर सकते हैं, जिससे नए अणु बन जाते हैं, और इस प्रकार बने हुए अणु को हम बोलते हैं कि सतह को नए अभिक्रियक अणुओं के लिए छोड़ दिए जाते हैं, और हम देखते हैं कि वहां पर क्या होता है, मध्यवर्ती का निर्माण होता है। तो देखो, अगर अलग प्रकार के अणु आसपास अधिशोषित होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, जिससे नए अणु बन जाते हैं। अगर वहां पर अणु अलग अलग प्रकार के हैं तो वो आपस में ही रिएक्शन कर लेते हैं, और वो नए अभिक्रियक अणुओं के लिए जगह छोड़ते हुए खुद क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। वाष्पीकृत होने का मतलब है कि वो खुद क्या हो जाएंगे, वो खुद हो जाते हैं वेपोराइज। सतह को छोड़ते हुए वो खुद क्या हो जाते हैं, वो खुद हो जाते हैं बच्चों यहाँ पर वेपोराइज। क्लियर इतना? नेक्स्ट है, यह सिद्धांत समझाता है कि जब अभिक्रियक के अंत में उत्प्रेरक का द्रव्यमान एवं रासायनिक संगठन क्यों अपरिवर्तित रहता है तथा यह कम मात्रा में भी गैस को प्रभावी रूप से क्या करते हैं, सॉलिड की सतह पर अधिशोषित करते हैं, और यह उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष की क्रिया को स्पष्ट नहीं करता। क्या मेन बात है यहाँ पर, आपने देखा कि गैस आई और उत्प्रेरक की सतह पर सीधी सीधी अधिशोषित हो गई। तो यह सिद्धांत आपको ये बताता है कि उत्प्रेरक का द्रव्यमान एवं रासायनिक संगठन अपरिवर्तित होता है और कम मात्रा में भी कैसे प्रभावी होता है। अगर आपने कैटलिस्ट थोड़ी मात्रा में भी लिया है तभी भी ये रिएक्शन होगी, लेकिन ये रिएक्शन आपकी जो उत्प्रेरक वर्धक थे, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष थे, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करती। जो मैंने आपको बताया था कि एक होते हैं कैटलिस्ट प्रमोटर और एक होते हैं कैटलिस्ट पॉइजन। तो ये क्या करेगी, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करती। अगर यहाँ पर कैटलिस्ट थोड़ा सा भी है तो उसको प्रमोटर की आवश्यकता नहीं है, ये तभी भी प्रभावी होगा। क्लियर? तो ये था आपका विषमांगी उत्प्रेरक का अधिशोषण सिद्धांत। क्लियर है बच्चों? अब हम बात करेंगे ठोस उत्प्रेरकों की महत्वपूर्ण विशेषताओं की। जो सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं ना, सॉलिड कैटलिस्ट को लेना हमने उनको क्यों लिया, क्योंकि उनकी यहाँ पर दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनकी वजह से जो हमारे ठोस उत्प्रेरक होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो उन ठोस उत्प्रेरकों की क्या महत्वपूर्ण, यहाँ पर क्या महत्वपूर्णता है, क्या महत्वपूर्ण विशेषता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों पहले तो ये समझो
ये जो आपके सॉलिड कैटलिस्ट हैं, ठीक है, उनकी है ना दो बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं। क्या दो विशेषताएं? इनकी दो विशेषताएं होती है, एक तो एक्टिविटी और एक होती है सेलेक्टिविटी। क्या होती है? एक होती है एक्टिविटी, एक होती है सेलेक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा सक्रिय होता है, और सेलेक्टिविटी का मतलब होता है कि चुनना जो होता है उसको बहुत आसान होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि सॉलिड कैटलिस्ट की जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपकी सक्रियता, मतलब एक्टिविटी। ठीक है, बहुत सीमा तक उत्प्रेरक की सक्रियता रसोवेशन की प्रबलता पर निर्भर करती है। इंपॉर्टेंट लाइन, उत्प्रेरक कैसा काम करेगा ना, ये पूरा प्रोसेस आपका रसोवेशन पर डिपेंड करता है, जिसको हम केमिसॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, तो उत्प्रेरक की एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड की? केमिसॉर्प्शन के ऊपर, कि केमिसॉर्प्शन का कितना ज्यादा प्रबल है, केमिसॉर्प्शन का एक्सटेंड कितना है। अब केमिसॉर्प्शन मतलब रसोवेशन, पहले बता चुकी हूं आपको कि रसोवेशन में क्या होता है कि यहां पर जो अधिशोष्य होता है वो अधिशोषक के द्वारा रासायनिक बंधों से आबंधित होता है। और भौतिक वेषण में हमने क्या पढ़ा था? जो भौतिक अधिशोषण होता है उसके अंदर दुर्बल कौन से फोर्स होते हैं? वैन डर वाल्स फोर्स होते हैं, जिनके बीच में उनके बीच में आबंध बनता है। लेकिन रसोवेशन में जो बंध बनता है वो रासायनिक आबंध की वजह से यहां पर बनता है। क्लियर? तो पहला टॉपिक क्या हुआ? पहला टॉपिक हुआ कि जब आप किसी भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी की बात करोगे कि कोई भी कैटलिस्ट कितना ज्यादा सक्रिय है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रसोवेशन कितने प्रबल तरीके से हुआ है। ठीक है, सक्रिय होने के लिए अभिक्रियक उत्प्रेरक का पर्याप्त प्रबलता से अधिशोषित होना चाहिए। वह इतनी प्रबलता से अधिशोषित नहीं होने चाहिए कि वह गतिहीन हो जाएं और अन्य अभिक्रियकों के लिए उत्प्रेरक की सतह पर कोई स्थान न बचे। उत्प्रेरक की सक्रियता केमिसॉर्प्शन पे डिपेंड करती है, लेकिन साथ ही अभिक्रियक और उत्प्रेरक खुद भी बहुत प्रबल होने चाहिए कि वो अभिक्रिया को अच्छे से कर पाएं, लेकिन इतने भी प्रबल नहीं होने चाहिए कि वो क्या करें, गतिहीन हो जाएं। और गतिहीन होने के कारण अगर कोई और अभिक्रियक उसकी सरफेस पर रिएक्शन करने आ रहा है, एड्सॉर्प्शन करने आ रहा है, तो वो उसको जगह ही ना दे, क्योंकि अगर वो गतिहीन हो गए तो वो स्पीड से नहीं जा पाएंगे, और नहीं जा पाएंगे तो कैटलिस्ट की, उत्प्रेरक की सतह पर वो दूसरे अभिक्रियकों के लिए क्या करेंगे, जगह नहीं छोड़ेंगे। तो वो किस पर डिपेंड करता है? वो केमिसॉर्प्शन के एक्सटेंट पर डिपेंड करता है कि केमिसॉर्प्शन जो है वो आपका कितना ज्यादा प्रबल है। ओके, अब दूसरा जो उदाहरण आपको यहाँ पर एक्टिविटी के लिए दिया गया है, हाइड्रोजनन अभिक्रियाओं के लिए यह पाया गया है कि उत्प्रेरक की सक्रियता आवर्त सारणी में वर्ग 5 से 11 के तत्वों तक बढ़ती है, जबकि वर्ग 7 से 9 के तत्व अधिकतम सक्रियता दर्शाते हैं। अब आवर्त सारणी, ठीक है, आपकी पीरियोडिक टेबल आप देख चुके हो, उसमें आपका वर्ग 5 से 11, ठीक है, और दूसरा वर्ग 7 से 9। तो यहां पर क्या बात की गई है कि जो हाइड्रोजिनेशन होता है, हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? हाइड्रोजनन, यही होता है। ये हाइड्रोजनन में यह पाया गया है कि जो आपकी आवर्त सारणी है ना, उसमें 5 से लेके 11 तक तो बढ़ती है, ठीक है, और बाद में जो 7 से लेके 9 तक है, ग्रुप नंबर 7 से लेके ग्रुप नंबर 9, हाइड्रोजिनेशन करने की जो कैपेबिलिटी है वो क्या होती जाती है? घटती जाती है। तो आप देखोगे 7 से 9 में ये तत्व अधिकतम सक्रियता दर्शाते हैं, मतलब 7 से 9 में ये ज्यादा एक्टिव होते हैं। अब एक्टिविटी के बाद जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है ना ठोस उत्प्रेरकों का, वो होता है उनकी सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी का क्या मतलब होता है? चयनात्मकता और वर्णनात्मकता, ठीक है, चयन करना, वर्णन करना, इसको हम इंग्लिश में सेलेक्टिविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेलेक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। अब किसी भी उत्प्रेरक की वर्णनात्मकता उसकी अभिक्रिया को दिशा देकर एक विशेष उत्पाद बनाने की क्षमता है।
भाई हम एक्टिविटी तो समझ गए, एक्टिविटी का मतलब होता है क्रियात्मकता, और क्रियात्मकता किस पर डिपेंड करती है? रसोवेषण की प्रबलता पर डिपेंड करती है। अब चयनात्मकता किस पर डिपेंड करेगी? कैसे चयन करें? कोई भी रिएक्शन आपने करवाई, जो प्रोडक्ट की डायरेक्शन है ना, उसकी दिशा, वो उसकी वर्णनात्मकता को डिफाइन करती है। जब उन्हीं रासायनिक अवस्थाओं में अनेक उत्पाद बनना संभव हो, विभिन्न उत्प्रेरकों की वर्णनात्मकता भिन्न भिन्न होती है। तो जो बच्चों सेलेक्टिविटी होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट की सेलेक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है? बहुत अलग अलग होती है। और वो सेलेक्टिविटी आपको क्या देती है? वो आपको दिशा देती है। देखो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई गई है उदाहरणतः, जिसमें आप देखोगे कि H2 है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड से कैसे कैसे भिन्न उत्प्रेरकों के प्रयोग से हमें भिन्न भिन्न पदार्थ दे रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ही लिया है। देखना LHS वाली साइड में जो मैंने अभिक्रियक लिए हैं, LHS में मैंने जो अभिक्रियक लिए और RHS में क्या बने? उत्पाद बने। ठीक है, और एरो पे मैंने क्या लिखे हैं? एरो पे मैंने उत्प्रेरक लिखे हैं, कैटलिस्ट लिखे हैं। अब सेलेक्टिविटी का क्या मतलब है कि मैंने जोड़ा तो सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन करवाया, प्रोडक्ट मुझे अलग अलग क्यों मिल रहे हैं? प्रोडक्ट मुझे अलग अलग इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मेरी सेलेक्टिविटी अलग है। सेलेक्टिविटी का मतलब होता है चयनात्मकता, और चयनात्मकता का मतलब है कि जो मैंने कैटलिस्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया है वो कैटलिस्ट कैसा है, वो अलग अलग है। ठीक है, देखो पहली अभिक्रिया में आपने कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाई तो आपको मीथेन और वाटर मिला। क्या मिला? मीथेन और वाटर। तो बच्चों यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखो कि यहां मैंने उत्प्रेरक क्या लिया है? निकल लिया है। तो निकल में अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनेशन करवाते हो तो मीथेन और वाटर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो निकल आपने एक अलग ही कैटलिस्ट सेलेक्ट किया। दूसरी भी अभिक्रिया ऐसी ही है, लेकिन आपने लिया क्या? बन क्या रहा है? यहाँ पे देखो मिथेनॉल बन रहा है, लेकिन ये क्या लिया आपने? आपने इसमें कॉपर और जिंक ऑक्साइड लिया क्रोमेट आयंस की प्रेजेंस में, ZnOCrO3 की प्रेजेंस में। ये कैटलिस्ट भिन्न है, तो देखो जो उत्पाद मिल रहा है आपको वो भी कैसा है? वो भी बिल्कुल भिन्न है। तीसरा, आपने कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनेशन करवाया सिर्फ कॉपर की प्रेजेंस में, तो आपको HCHO मिला। ये एल्डिहाइड होता है और इस एल्डिहाइड को हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं इसको? इसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। तो यहां पर आप क्या मेन बात समझे कि यहां जो मेरी कैटलिस्ट की सेलेक्टिविटी थी वो अलग अलग थी, तो मुझे अलग अलग उत्पाद मिले। देखो मैंने यहां पर लिया तो सिर्फ CO और H2, ठीक है, मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन लिया, लेकिन जब मैंने निकल को डाला तो यहां पर मीथेन और वाटर बना। ठीक है, जब मैंने यहां सिर्फ कॉपर को डाला तो HCHO बना। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कॉपर के साथ यहाँ पर जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 को डाला तो मुझे यहाँ पर क्या मिला? यहाँ पर मुझे मिथेनॉल मिला। तो ये कैटलिस्ट की सेलेक्टिविटी पे डिपेंड करता है, उसकी चयनात्मकता पे डिपेंड करता है कि आपने कैटलिस्ट कौन सा लिया है तो आपको किस दिशा में कौन सा उत्पाद मिले। तो यहाँ पर जो आपके ठोस उत्प्रेरक हैं उनकी दो विशेषताएं हैं, एक उनकी एक्टिविटी, एक उनकी सेलेक्टिविटी, एक उनकी सक्रियता और एक उनकी चयनात्मकता। क्लियर है? चलिए, तो यहां से निष्कर्ष निकाला जाता है कि एक पदार्थ जो एक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है वो अन्य में असमर्थ भी हो सकता है, जो कि कंप्लीटली उसकी सेलेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो काफी ही शॉर्ट लेक्चर था, जिसमें हमने सिर्फ 2 टॉपिक्स का डिस्कशन किया। पहला, हमने ये देखा कि विषमांगी उत्प्रेरकों में अधिशोषण का सिद्धांत कैसे काम करता है, 5 स्टेप्स में वो सिद्धांत काम करता है। इसके अलावा मैंने आपको अधिशोषण में क्या बताया कि जो आपके ठोस उत्प्रेरक होते हैं वो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, 2 विशेषताएं बताते हैं, एक उसकी एक्टिविटी और एक उसकी सेलेक्टिविटी। तो आज का लेक्चर बच्चों हमारा यहीं कंप्लीट होता है, और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, DPP या कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप।
नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे और हम कुछ अन्य उत्प्रेरकों की चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी उत्प्रेरक अभी हमारे खत्म नहीं हुए हैं। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कंप्लीटली न्यू टॉपिक होगा, दैट इज ऑल अबाउट कॉलॉइड। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।